आज हम स्वदेशी जागरण मंच के दिल्ली प्रांत के इस विचार वर्ग में उपस्थित हुए हैं। हम सब लोग जो स्वदेशी जागरण मंच के साथ जुड़े हैं, एक स्वाभाविक रूप से एक गौरव का अनुभव करते हैं कि हम स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ता हैं और ईश्वर ने हमें यह अवसर प्रदान किया है कि हम देश के लिए कुछ कर सकें। हम जानते हैं कि अपना देश आजाद हो चुका है, 75 साल पहले ही आजाद हो चुका है और स्वदेशी आंदोलन जिसके बारे में हम पहले पढ़ा करते थे, आजादी से पहले का आंदोलन जिसमें हम विदेशी सरकार से लड़ा करते थे, विदेशी सरकार की नीतियों से लड़ा करते थे, उनके द्वारा अपनाई गई वो नीतियां और उनका शासन जो शोषणकारी होता था, हम उससे लड़ा करते थे। महात्मा गांधी जी ने इसको एक और विस्तार दिया। हालांकि स्वदेशी आंदोलन एक लंबे समय से अपने देश में स्वामी दयानंद जी से लेकर लगातार कई नेताओं ने इस विषय को आगे बढ़ाया और हमने ये देखा कि कैसे हम स्व के भाव के माध्यम से इतनी बड़ी विदेशी ताकत को भी भारत से रवाना कर सके। लेकिन ऐसा क्या हुआ एक आजाद भारत में कि हमें स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना की आवश्यकता पड़ गई? उसके बारे में बात करेंगे और यह समझेंगे कि इतना महान देश भी आज तक, कुछ साल पहले तक केवल और केवल गरीब देश के रूप में क्यों जाना जाता था। क्यों हम बेरोजगारी और असमानताओं से इतने लंबे समय तक जूझते रहे। क्यों हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूर्ण नहीं कर पाते थे कुछ सालों। करेंगे कि स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ताओं का क्या दायित्व है, क्या रोल है। और खास तौर पर मैं हमेशा ये कहा करता हूं कि अगर पूरे देश में स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ताओं की कुछ भूमिका है तो उससे कई गुना ज्यादा भूमिका स्वदेशी जागरण मंच के दिल्ली प्रांत के कार्यकर्ताओं। मित्रों, हमारा एक महान देश जिसको हम सोने की चिड़िया कहते थे, और ये सोने की चिड़िया बाय फ्लूक नहीं कहते थे, कोई अचानक हमने कहना शुरू कर दिया, कोई पिक्चर में आ गया कि ये सोने की चिड़िया, ऐसा नहीं था। एक बहुत बड़े पश्चिम के आर्थिक विश्लेषक और आर्थिक इतिहासकार रहे हैं एंगस मैडिसन। वो अपनी किताबों में लिखते हैं कि भारत 100 साल के लिए नहीं, 200 साल के लिए नहीं, उनके हिसाब से, क्योंकि पश्चिम के देशों का उदय, उनकी समझ ईसा से ही शुरू होती है और ईसा से ही समाप्त होती है, उससे पूर्व के बारे में वो विचार नहीं करते। और हम जानते हैं कि भारत तो हजारों वर्षों से एक महान देश रहा है। अभी तक हम 2024 तक के इतिहास की बात करते हैं, लेकिन 2000 से ये 000 से पहले यानी ईसा से पूर्व का भी हमारा एक बहुत बड़ा महान इतिहास रहा है। तो एंगस मैडिसन लिखते हैं कि सन 000 से लेकर सन 1500 तक भारत दुनिया की 34 से 35% जीडीपी पैदा करता था। कोई सामान्य बात नहीं। अगर आज भी देखा जाए, अभी डॉक्टर मंजीत जी बता रहे थे कि अमेरिका की कितनी जीडीपी है, अमेरिका भी इस बात को नहीं कह सकता है कि कभी वो 34% जीडीपी पैदा करते थे या पैदा कर सकेंगे।
लेकिन भारत दुनिया की 34 से 35% जीडीपी पैदा करता था। ये बाय फ्लूक तो नहीं हो सकता, अचानक तो नहीं हो सकता। इसके लिए एक बहुत बड़ी मेहनत हमारे साइंटिस्ट की, हमारे अन्य विशेषज्ञों की, हमारे ऋषि मुनियों की, जिसको ऋषि मुनि तो वो हमारे साइंटिस्ट ही हुआ करते थे, उनकी कोई तपस्या रही होगी, उनका कुछ काम रहा होगा। इसी के कारण भारत दुनिया की अंदर इतना बड़ा उत्पादन करता था कि हमारे देश के व्यापारी उस उत्पादन को लेकर जब विदेशों में जाया करते थे, चाहे वो अभी वर्तमान के यूरोप के देश हैं या यूएई जो देश है, और बाकी सब देशों में जब हमारे जहाजों में भर कर सामान जाता था और वहां के व्यापारी कहा करते थे कि हमारा भी कुछ सामान ले जाओ, लेकिन हमारे व्यापारी कहते थे कि हम इतना सुंदर, इतना बढ़िया, इतना क्वालिटी का सामान बनाते हैं और आपका सामान इतना घटिया, इतना सामान्य किस्म का है कि हमारे यहां उसकी बिक्री नहीं हो सकती, सामान्य जन भी उसको खरीदेगा नहीं, इसलिए हम आपसे कोई सामान नहीं खरीद सकते। तो वो पूछते थे कि क्या करें, तो हम कहते थे कि हमें आप सोना दे दीजिए, और हम सोना लेकर के घर आते थे। और इसी कारण से हमारे इतना सोना लूटा गया। मुगल आक्रांता आए, उन्होंने लूटा, इसके बाद ब्रिटिशर्स आए, यूरोपियंस आए, उन्होंने लूटा। इन सब लूट खसोट के बाद भी आज के हमारे इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि दुनिया भर में जितना सोना है उससे ज्यादा सोना आज हमारी माताओं बहनों के पास है। तो ये एक महान देश, जिनकी बात अभी डॉक्टर मंजीत कह रहे थे कि हमारा देश युवाओं का देश, वैज्ञानिकों का देश, हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे साइंटिस्ट ने, हमारे दूसरे विशेषज्ञों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो ऐसा क्या हुआ कि भारत फिर भी गरीब देश बना रहा, आजादी के बाद भी बना रहा, तथाकथित विकास के पुरोधाओं के प्रयासों के बावजूद भी बना रहा। इस बात पर चिंतन करने की आवश्यकता है, और वही स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ता करते हैं। मित्रों, देश आजाद हो गया था, लेकिन हमारे नीति निर्माताओं ने क्या किया? उन्होंने कहा कि इस देश का युवा, इस देश के लोग, इस देश का निजी क्षेत्र कुछ नहीं कर सकता। ये सारा का सारा दारोमदार अब हम पर आ गया है, यानी सरकार पर आ गया, यानी नेहरू जी पर आ गया कि हम ही किसी तरीके से विकास करेंगे और तभी गरीबी दूर होगी, तभी देश की समस्याओं का अंत होगा। और हमने देखा कि हमने अपने युवाओं पर विश्वास नहीं किया, अपने प्राइवेट सेक्टर पर विश्वास नहीं किया, हमने अपने लोगों पर विश्वास नहीं किया, और सिर्फ पब्लिक सेक्टर पर विश्वास किया, विदेशी ताकतों पर विश्वास किया कि वो हमें उधार देंगे, हम यहां पर उद्योग लगाएंगे और हमारे देश की तरक्की हो जाएगी। हमने देखा कि क्या हुआ। पहले 40 साल निकल गए प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, लेकिन देश वहीं का वहीं बना रहा। ग्रोथ रेट क्या थी? पहले 15 साल 3.9%, उससे अगले 15 साल 3%, और कुल मिलाकर के 2.5%, करीब 3.25% के करीब हमारी ग्रोथ रेट रही। हमारी आबादी भी 2% से बढ़ रही थी, तो लोगों के हालातों में कोई बदलाव नहीं हुआ। फिर कहा कि हमसे गलती हो गई। उसी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने कहा कि हमसे गलती हो गई, हमें प्राइवेट सेक्टर को भी कुछ करना चाहिए था, विदेशियों को भी बुलाना चाहिए था, ग्लोबलाइजेशन के रास्ते पर चलना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने कहा। LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, हमें उस रास्ते पर चलना पड़ेगा। पहले 40 साल अपने युवाओं पर भरोसा नहीं किया, और उससे अगले 30 साल के लिए भी युवाओं पर भरोसा नहीं करने की ठान ली, और कहा कि हम अपने देश के प्राइवेट सेक्टर पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, हमें विदेशियों को लाना पड़ेगा, वही पूंजी लाएंगे और वही टेक्नोलॉजी लाएंगे, उसके आधार पर देश का विकास होगा।
इसी का नाम LPG रखा गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और उस समय जब ये नीतियों की शुरुआत हो रही थी तो अपने प्रमुख कार्यकर्ताओं ने इस बात पर विचार किया कि ऐसा नहीं चल सकता। पहले 40 साल आपने खराब कर दिए, इस देश के विकास नहीं होने दिया, और अगली नीति में आप फिर से इस बात को करने जा रहे हैं। उसके साथ एक और बड़ा दुष्परिणाम निकलने वाला है कि देश में विदेशी ताकतों का प्रभुत्व बढ़ जाएगा। तो ऐसे में स्वदेशी जागरण मंच का जन्म हुआ। स्वदेशी जागरण मंच के जन्म के साथ ही एक आर्थिक आजादी की एक दूसरी लड़ाई शुरू हुई, और वो लड़ाई थी WTO के खिलाफ, वो लड़ाई थी विदेशी ताकतों के खिलाफ, वो लड़ाई थी अमेरिका के खिलाफ, वो लड़ाई थी यूरोप के खिलाफ, वो लड़ाई थी मल्टीनेशनल कंपनियों के खिलाफ। वो मल्टीनेशनल कंपनियां जो हमारी GDP से भी ज्यादा जिनकी सेल्स हुआ करती थी, कैसे इस देश के छोटे छोटे व्यापारी, छोटे उद्योग उनका मुकाबला कर सकेंगे, यह चिंता सबको सता रही थी। देश के सब लोग, सब बुद्धिजीवी इससे परेशान थे, चाहे वो साम्यवादी विचार के लोग हों, वो भी कहते थे कि अमेरिका आ जाएगा। समाजवादी लोग कहते थे कि इससे तो इस देश में छोटे छोटे लोगों की अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके लिए जो रणनीति अपनाने की जरूरत थी, उसके लिए जो लोगों को साथ लेकर के चलने की जरूरत थी, उसके लिए जो ग्रास रूट तक काम करने की जरूरत थी, उसका मादा उनके पास नहीं था। उन्होंने प्रयास किया, उन्होंने भी स्वदेशी आंदोलन चलाने की कोशिश की, लेकिन पहले 2 साल में ही फेल हो गए। ऐसे में हमें स्वदेशी जागरण मंच के नाते एक बड़ा प्लेटफॉर्म, एक बड़ा मंच स्थापित करने की आवश्यकता पड़ी, जिसका नाम स्वदेशी जागरण मंच दिया, और उसकी शुरुआत करने का काम, उसको आगे बढ़ाने का काम, उसका नेतृत्व करने का काम, उसको दिशा देने का काम श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने किया। मित्रों, उस समय जब WTO की शुरुआत हो गई, वो शुरुआत कोई सामान्य बात नहीं थी, एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र था। एक ऐसा षड्यंत्र कि इस देश के और पूरी दुनिया के उद्योगों को खत्म करना है, और सारे की सारी ताकत मल्टीनेशनल कंपनियों के हाथ में देनी है। वो कैसे दी जाएगी? उसमें 4 विषय लाए गए। एग्रीकल्चर एक विषय था, सेवा क्षेत्र एक विषय था, इन्वेस्टमेंट एक विषय था, पेटेंट का एक विषय था। मैं पेटेंट के बारे में आपको बताता हूं, बाकी विषय भी स्वदेशी जागरण मंच ने उतने ही प्रमुखता से उठाए। कहा कि वर्तमान का जो पेटेंट कानून है वो कंपनियों को प्रश्रय नहीं देता है, कंपनियों के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करता है। इसलिए भारत को अपना पेटेंट कानून बदलना पड़ेगा। वो कानून क्या था हमारा जिसको बदलने की बात कर रहे थे? वो कानून था हमारे देश के जो दवा उद्योग था, वो सस्ती दवाइयां बनाता था और पूरे देश भर में और पूरी दुनिया में भी सप्लाई करने का एक ताकत रखता था। उन्होंने कहा कि आपको ये दवाइयां बनाना बंद करना पड़ेगा और अपने पेटेंट कानून को इस प्रकार से बदलना पड़ेगा कि जो कंपनियां हैं वो एक बार पेटेंट ले लिया तो 20 साल के बाद वो दोबारा पेटेंट ले सके, उसके 20 साल के बाद वो दोबारा पेटेंट ले सके। रीपेटेंटिंग को अलाउ करना पड़ेगा। आपको अपने बीच का पेटेंट बदलना पड़ेगा, आपको अपने बीच का पेटेंट कंपनियों को लेने देने की अनुमति देनी पड़ेगी, पहले नहीं थी। ऐसे में स्वदेशी जागरण मंच ने कहा कि ये नहीं चल सकता है, हम अपना पेटेंट कानून इस प्रकार से नहीं बदल सकते हैं। और एक बड़ा आंदोलन चला। हमें 1995 में WTO अस्तित्व में आया, 1 जनवरी 1995 और 1 जनवरी 2005 तक का समय मिला। उस 10 सालों में और उससे भी पहले से स्वदेशी जागरण मंच ने एक बड़ा अभियान चलाया और ऐसे हमने सुझाव उस पेटेंट कानून के बारे में दिए कि सरकारों के पास कोई ऐसे कारण नहीं था कि उन सुझावों को मना कर सके। हमने कहा कि ये जेनरिक दवाइयां बनती रहनी चाहिए। आज आप देख रहे हैं ना,
सब जगह जेनरिक दवाइयां, प्रधानमंत्री औषधि केंद्र, ये वो कहां से आया? वो इसलिए आया कि हमने अपने पेटेंट कानून में बदलाव नहीं होने दिया कि जेनरिक दवाइयां नहीं बनेगी। कंपनियां चाहती थी कि हम रीपेटेंटिंग भी करते चले जाएं। एक उदाहरण बना हमारे सामने, हमने रीपेटेंटिंग को डिसअलाउ किया कि हमारे पेटेंट कानून में रीपेटेंटिंग नहीं हो सकती है। एक बार पेटेंट खत्म हो गया तो खत्म हो गया, उसके बाद अपने देश की जो कंपनियां हैं उसको दवा को बनाएंगी। वो चाहते थे कि रीपेटेंटिंग अलाउ करें। हमने आर्टिकल 3D उसमें जोड़ दिया, जिसमें रीपेटेंटिंग को डिसअलाउ कर दिया गया। एक बड़े मुकदमा चला। ग्लीवेक नाम की दवाई थी, ब्लड कैंसर की दवाई थी। लाखों लोग जो ब्लड कैंसर से पीड़ित होकर के उस दवा को लेते थे, वो 1,20,000 रुपए की दवाई थी। हमारी कंपनियों ने रीपेटेंटिंग खत्म होने के बाद उसको 6,000 में बनाना शुरू कर दिया। नवरत्न कंपनी ने भारत सरकार पर मुकदमा दायर किया कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। हमने कहा कि नवरत्न कंपनी की ये ताकत नहीं है कि वो भारत सरकार को हरा सके, क्योंकि हमारे कानून में लिखा है कि आर्टिकल 3D के अंतर्गत ये रीपेटेंट नहीं हो सकता है। और आज ग्लीवेक की दवाई हमारी कंपनियां बना रही हैं और 6,000 रुपए में बना रही हैं। ऐसे नवरत्न के पीछे बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां खड़ी थी। जैसे एक बिल्ली छींके को देख करके खड़ी रहती है कि ये छींका गिरेगा और मैं ये खाऊंगी, तो वो कंपनियां भी उसी छींके के साथ बिल्ली के माफिक खड़ी रही। लेकिन भारत सरकार नहीं हार पाई, क्योंकि स्वदेशी जागरण मंच ने उस समय आर्टिकल 3D इंक्लूड किया था। आपको याद होगा कि हमारे भारत के गुजरात प्रांत के किसानों पर पेप्सी कंपनी ने एक बार मुकदमा दायर किया था कि हमारे आलू के बीज आपने चुरा लिए हैं। याद है आपको? कितने लोगों को याद है? आलू के बीज चुरा लिए। हमने कहा कि बीज कैसे चुरा सकते हैं? बीज पर तो तुम्हारा कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि हमारे भारत के पेटेंट कानून में लिखा है और हमने लिखवाया है कि भारत के बीज, भारत के प्लांट, भारत की लाइफ कभी भी पेटेंट नहीं की जा सकती। 2 ही दिन में पेप्सी कंपनी को वो मुकदमा वापस लेना पड़ा, क्योंकि उनको लगा कि स्वदेशी जागरण मंच को अगर कार्यकर्ताओं को गुस्सा आ गया तो पेप्सी कंपनी का यहां से अस्तित्व ही मिट जाने वाला है। मित्रों, यह इतिहास रहा है स्वदेशी जागरण मंच का। चाहे मछुआरों का विषय हो, चाहे वो बीड़ी मजदूरों का विषय हो, चाहे वो देश के छोटे व्यापारियों का विषय हो, जिस प्रकार से विदेशी कंपनियां भारत में एक ऑर्गेनाइज रिटेलिंग के नाम पर अपने बड़े बड़े स्टोर खोलना चाहती थी, वॉलमार्ट सरी की कंपनियां, उस समय स्वदेशी जागरण मंच ने एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया, व्यापारियों को साथ लेकर के खड़ा किया। और आपको याद होगा, कम से कम हमने 3 बार भारत बंद कराया। 11 दिन पार्लियामेंट बंद रही, क्योंकि पार्लियामेंट में उस समय के तथाकथित जो देश के बहुत नीति निर्माता थे, कांग्रेस के शासन के दौरान वो चाहते थे कि एक कानून पारित हो जाए कि देश में ऑर्गेनाइज रिटेलिंग में विदेशी कंपनियों का आना शुरू हो जाए। स्वदेशी जागरण मंच ने एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया और उसके कारण जो विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दल थे, भारतीय जनता पार्टी समेत, वो मेजॉरिटी में आ गए कि ये कानून नहीं पारित होना चाहिए। हालांकि उन जो दूसरे थे, बहन मायावती की पार्टी थी, उन्होंने पहले कहा कि हम विरोध करेंगे, पारित नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि अगर हम पारित नहीं होने देंगे तो ये कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी। तो अब आप ये देखिए कि कितनी विचारकी की स्थिति थी और कितने
बेशर्म तरीके से उन्होंने उस बिल को समर्थन कर दिया था, बिल पारित हो गया था। लेकिन बिल पारित होने के बाद भी वॉलमार्ट कंपनी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो एक बार भारत सरकार के पास अपना एप्लीकेशन ही दे दे कि हम एक अपना स्टोर खोलना चाहते हैं। ऐसी एप्लीकेशन देने की भी हिम्मत वॉलमार्ट कंपनी नहीं जुटा पाई थी। यह है स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ताओं की ताकत। और मैं हमेशा कहता हूं, स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ता तो सब चाहिए ही, लेकिन देश में, देश की राजधानी में हमें स्वदेशी जागरण मंच दिल्ली प्रांत के कार्यकर्ताओं को इतना सशक्त होना पड़ेगा, क्योंकि जो लड़ाई शुरू होती है वो यहां से होती है, जो लड़ाई अंत होती है वो भी यहां से होती है, इस पार्लियामेंट से होती है। इसलिए स्वदेशी जागरण मंच के दिल्ली प्रांत के कार्यकर्ताओं का एक बहुत बड़ी भूमिका है, जिसको हमें ध्यान में रखना है। मित्रों, रोज नई नई लड़ाइयां आती, नए नए विषय आते हैं। स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ता सजग होकर के काम करते रहे। मुझे याद है एक बार एनरॉन कंपनी आई थी, महाराष्ट्र में उसने स्थापित करना था, लेकिन स्वदेशी जागरण मंच के दिल्ली प्रांत के कार्यकर्ताओं ने इतनी बार आंदोलन किया कि वो एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया और अंतोगत्वा वो एनरॉन कंपनी तमाम सरकारी मददों के बावजूद भी बैंकरप्ट हो गई और इस देश से उसका अस्तित्व मिट गया। इतना ही नहीं, अभी आप जानते हैं कि हमारे छोटे छोटे दुकानदार हैं और एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है अमेज़न, और एक कंपनी थी भारत की फ्लिपकार्ट, वो भी विदेशी हो गए। ये दोनों कंपनियों ने मिलकर हमारे छोटे व्यापारियों पर इतना जबरदस्त हमला किया, कैश बर्निंग के माध्यम से। कोई सामान 100 रुपए का है, वो उसको 70 रुपए में बेचते थे, 50 रुपए में बेचते थे। छोटे छोटे व्यापारी धीरे धीरे रोजगार से बाहर हो रहे थे। स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने बड़ा आंदोलन खड़ा किया और भारत सरकार को बाध्य किया कि इनके ऊपर अंकुश लगाया जाए, और तमाम प्रकार के अंकुश उन पर लगाए गए। 2016 में प्रेस नोट 3 लाया गया, 2018 में प्रेस नोट 2 लाया गया, और इन कंपनियों पर हमें इस बात का बहुत गर्व है कि स्वदेशी जागरण मंच के कहने पर इन कंपनियों पर तरह तरह के मुकदमे चलाए गए। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में इन पर मुकदमे चल रहे हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इन पर मुकदमे चल रहे हैं, आरबीआई के द्वारा इन पर मुकदमे चल रहे हैं। ऐसे तमाम मुकदमों के कारण आज ये कंपनियां घबराई हुई हैं, कैश बर्निंग पर कुछ लगाम लगा है, और धीरे धीरे करके ये कंपनियां और जो दूसरी कंपनियां ई कॉमर्स में आ रही थी, उन पर एक लगाम लगने के कारण हमारे छोटे दुकानदारों का कुछ भला हुआ है। जो पहले बाजार सुनसान हो रहे थे, अब बाजारों में थोड़ी रौनक बाकी आना शुरू हुई है। और स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ता इस बात से के बारे में पूरा जानते हैं कि ये बड़े बड़े राक्षस हैं, ये वैसे राक्षस हैं जैसे रक्त बीज जैसे राक्षस हैं। इनके ऊपर उसी प्रकार से हमें प्रहार करना पड़ेगा, उसी प्रकार से हमें अपनी ताकत को और मजबूत करना पड़ेगा, ताकि ये कंपनियां भारत के उद्योगों को, भारत के युवाओं को, भारत के छोटे व्यापारियों को, भारत की आम जनता को, भारत के लोगों को परेशान ना कर सके। मित्रों, एक तो ये लड़ाई है जो लगातार हम लड़ रहे हैं। स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ता चाहे भारत के कानूनों के माध्यम से, अगर विदेशी ताकतें कुछ करने की कोशिश करती हैं। एक बार बड़ा मजेदार किस्सा हुआ, यही से वर्तमान सरकार थी, और यह तय हो गया कि अब हम विदेशों से फॉरेन करेंसी में लोन लेना शुरू करेंगे। स्वदेशी जागरण मंच ने कहा कि ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? अर्जेंटीना बर्बाद हो गया, ब्राजील बर्बाद हो गया, बाकी मुल्क बर्बाद हो रहे हैं,
और हम अपने देश को बर्बाद नहीं होने देंगे, और हम भारत सरकार को फॉरेन करेंसी में लोन नहीं लेने देंगे। और हमें इस बात का गर्व है कि जिस अफसर ने इस विषय को लेकर के आए थे, उस अफसर को बर्खास्त किया गया और भारत सरकार को अपने उस निर्णय से अलग हटना पड़ा। ऐसे विषय रोज आएंगे। तो मैं यहां पर आपसे जो निवेदन कर रहा था कि एक सरकार वो थी जिसने भारत के युवाओं पर विश्वास नहीं किया, जिसने भारत के लोगों पर विश्वास नहीं किया, जिसने भारत के प्राइवेट सेक्टर पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने स्वदेशी को बदनाम करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हम स्वदेशी कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर के माध्यम से कर रहे हैं, युवाओं के माध्यम से नहीं कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से नहीं कर रहे हैं। उन्होंने स्वदेशी को सबसे ज्यादा बदनाम किया। जब स्वदेशी जागरण मंच बना तो लोग हमसे पूछने लगे कि आप उसी युग में हमें लेकर के जाना चाहते हैं? आप वही एक एम्बेसडर, एक फिएट, एक बजाज स्कूटर और टेलीफोन के लिए लंबी लंबी लाइनें, क्या आप हमें उसी युग में लेकर के जाना चाहते हैं? हमने कहा कि स्वदेशी जागरण मंच भारत को एक परम वैभव की स्थिति में लेकर के जाना चाहता है, भारत को नंबर 1 की स्थिति में लेकर के जाना चाहता है। और इस बात का हमें गर्व है कि इस वर्तमान सरकार ने स्वदेशी के माध्यम से, आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से जो काम शुरू किया है, आज हम 5वें नंबर पर पहुंचे हैं और कल 3रे नंबर पर पहुंचने वाले हैं। इस बात को अब सारी दुनिया मानने लगी है और उसके पीछे केवल और केवल स्वदेशी। ये स्वदेशी की भावना है। इस सरकार को भी पहले समझ में नहीं आया था कि ये जो विदेशों से सामान आ रहा है, चाइना से सामान आ रहा है, इसको कैसे रोका जाए, कैसे इस देश को विकास के रास्ते पर लेकर के जाएं, कैसे मैन्युफैक्चरिंग वापस आए। सबसे पहली नीति उन्होंने अपनाई मेक इन इंडिया की। गलती वहां यह हो गई कि उनको कहना चाहिए था कि लेट अस मेक इन इंडिया, लेकिन उन्होंने कह दिया कम एंड मेक इन इंडिया। आप समझे इसका अंतर? कौन कौन समझ गए? उन्होंने कहा कि कम एंड मेक इन इंडिया, आप आओ और भारत में बनाओ, विदेशी कंपनियां आओ और भारत में बनाओ। ये नहीं कहा कि आओ सब हम मिलकर के भारत में बनाते हैं। ये गलती का एहसास हमें हुआ 2020 में, जब ये समझ में आया कि कोरोना के वक्त में हमारे पास फेस मास्क नहीं है, पीपीई किट्स नहीं है, मेडिकल इक्विपमेंट्स नहीं है, छोटी छोटी दवाइयों के लिए जो रॉ मटेरियल आता है वो भी चाइना से आता है। अब कहते हैं ना कि जो दर्द देगा वही दवा भी देगा, ऐसा कहते हैं, वो तो प्यार में कहते हैं। लेकिन जहां लड़ाई होती है, वहां दर्द जहां से मिलता है, वहां से प्यार नहीं मिलने वाला है, वहां से फिर दर्द ही दर्द मिलने वाला है। तो हमने ये तय किया कि अब इस देश को आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर लेकर के जाना है। विदेशों से जो जो सामान आ रहा है उसको भारत में बनाना है। और जब यह तय किया गया, ये 2020 में, मई 2020 में प्रधानमंत्री जी ने यह उद्घोष किया था। उससे पहले 26 अप्रैल 2020 को परम पूज्य सरसंघ चालक जी ने इसका आह्वान किया था। उसके बाद से वी हैव नेवर लुक्ड बैक। उसके बाद हमें पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आज अगर एपीआई की बात करें, आप जानते हैं एपीआई जो दवाइयां बनती हैं उसका रॉ मटेरियल होता है। हम 90% एपीआई खुद बनाया करते थे, 10% इंपोर्ट करते थे। पुरानी बात हो गई। चीन ने उन एपीआई को डंप करना शुरू किया। अब जानते हैं कि एमॉक्सीसाइक्लिन हम लोग खाते हैं ना जब बीमार होते हैं, बड़ा आसान है, सब डॉक्टर के पास भी नहीं जाते हैं, एमॉक्सीसाइक्लिन जाके ले आते हैं। डॉक्टर से पूछ के लिया करो। लेकिन जो एमॉक्सीसाइक्लिन बनती है उसका जो रॉ मटेरियल है पेनिसिलिन जी, उसकी कीमत हुआ करती थी $22। भारत के उद्योग उसको बनाया करते तो दुनिया भर में $22 कीमत थी। चीन ने उसको डंप करना शुरू किया। कितने में? $9 में।
भारत का पेनिसिलिन जी इंडस्ट्री समाप्त हो गई। हम इलेक्ट्रॉनिक्स में आगे आ ही नहीं पाए। तो मैं केवल एपीआई का एक उदाहरण लिया। इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा शुरू ही नहीं हो पाया। मोबाइल फोन हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते थे, लेकिन मोबाइल फोन हमारे पास होते ही नहीं थे, सब चाइना से आते थे। हमारी मशीनरी इंडस्ट्री खत्म हो गई, हमारी केमिकल इंडस्ट्री खत्म हो गई। सोलर में तो हम बन ही नहीं पाए, और सेमीकंडक्टर के बारे में तो हम सोच भी नहीं पाए। ऐसी स्थितियां थी। लेकिन जब 2020 में एक मुझे फोन आया कि स्वदेशी के अलावा कोई और शब्द होना चाहिए, तो हमने कहा कि आत्मनिर्भर भारत हो सकता है, तो आप आत्मनिर्भर भारत ही बोल दीजिए, वो भी स्वदेशी ही हो जाएगा। और वही स्वदेशी जागरण मंच ने जो आह्वान आत्मनिर्भरता का दिया था, वो भारत की सरकार का आह्वान बन गया। पीएलआई स्कीम शुरू की गई, 15 सेक्टर को चुना गया, चाहे उसमें से टेक्सटाइल था, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स था, मशीनरी थी, सेमीकंडक्टर्स थे, या सोलर पैनल थे, या मोबाइल फोन थे, या एपीआई था। सब सेक्टर उसके अंदर इंक्लूड हो गए। और उसके बाद हमारा शोध ये बता रहा है, सीएमआई का डाटा ये बता रहा है कि पिछले 3 सालों में जितने निवेश का अनाउंसमेंट हुआ है, जितने इन्वेस्टमेंट का अनाउंसमेंट हुआ है, उससे पिछले 3 सालों में, यानी पिछले 3 साल, 6 साल हो गए, 6 साल में अभी के 3 साल और उसके पूर्व के 3 साल, 102 गुना का अंतर आया है इलेक्ट्रॉनिक्स में। आप एक बार प्रयास तो कीजिए, आप एक बार भारत के युवाओं पर, हमारे देश के उद्यमियों पर विश्वास तो करके देखिए। वो 102 गुना इन्वेस्टमेंट करके आपको दिखाएंगे मात्र 3 सालों के अंदर। ये भारत के निवेशकों ने, भारत के लोगों ने भारत सरकार को दिखाया है। पहले जो पेनिसिलिन जी सारी चाइना से आ रही थी, आज भारत में कम से कम 2 कंपनियां पेनिसिलिन जी बनाने लग गई हैं। मोबाइल फोन्स में जो हम सारे इंपोर्ट करते थे, आज हम लगभग $15 बिलियन के मोबाइल फोन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। डिफेंस गुड्स जो हम सारे के सारे 70% विदेशियों पर आश्रित थे, आज हमने ऑलमोस्ट सारे डिफेंस गुड्स खुद बनाने शुरू कर दिए हैं। तोप हम बना रहे हैं, मिसाइल हम बना रहे हैं, जो इसके लिए कारतूस होते हैं वो हम बना रहे हैं, पिस्तौल हम बना रहे हैं, राइफल हम बना रहे हैं, दुनिया भर को सप्लाई कर रहे हैं। इस पिछले साल के अंदर हमने लगभग 25,000 करोड़ रुपए का डिफेंस गुड्स का निर्यात कर दिया। ये कुछ सामान्य बात नहीं है। यह है स्वदेशी के रास्ते पर चलने का नतीजा। आप एक बार स्वदेशी की बात करेंगे, एक बार अपने युवाओं पर विश्वास करेंगे, एक बार आप कहेंगे कि आइए स्टार्टअप, तो 350 से 1 लाख स्टार्टअप बन जाएंगे। जानते हैं ना, पिछले 10 सालों में 350 स्टार्टअप होते थे, अब 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप हो गए हैं, और उनमें से भी 107 से ज्यादा यूनिकॉर्न हो गए। वो सब ठीक रास्ते पर चल रहे हैं, इसकी बात की कोई गारंटी नहीं है। कुछ लोग यहां से भाग लिए, फ्लिप कर गए, वहां जाकर के उनको समझ में आया कि ये फ्लिपिंग तो गलत हो गई। भारत सरकार और भारत की जनता हमारे ऊपर इतना विश्वास कर रही है, और हम भारत से सिंगापुर चले गए, लंदन चले गए, दुबई चले गए, ये हमने ठीक नहीं किया। आजकल वो तरस रहे हैं भारत में वापस आने के लिए, रिवर्स फ्लिपिंग के लिए। यह आज आपके सामने। मित्रों, यह रास्ता है स्वदेशी का। लेकिन आप जानते हैं कि आप कभी भी किसी सही रास्ते पर चल रहे हो, तो आपके दोस्त आपको उसके लिए उत्साह देते हैं कि हां, तुम सही रास्ते पर चल रहे हो, इसी रास्ते पर चलना। स्वदेशी जागरण मंच सरकार को यही कहता है कि आप सही रास्ते पर चलना, इसी तरह से चलते रहना। लेकिन
दुनिया की कई ताकतें हैं जो कह रही हैं कि ये रास्ता ठीक नहीं है, आपको इस रास्ते से अलग हटना चाहिए। वो कौन ताकतें हैं? अमेरिका की ताकत, जॉर्ज सोरोस की ताकत, बिल गेट्स के लोगों की ताकत, कई अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों। आप जानते हैं कि जब से भारत इस आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चल रहा है, सबसे पहला तो उन्होंने कहा कि यह आत्मनिर्भरता का रास्ता गलत रास्ता है, इससे देश पीछे चला जाएगा, इससे देश नेहरू काल में चला जाएगा। हमने कहा कि नेहरू जी को हमने भेज दिया है, अब ये नरेंद्र मोदी की और हमारे देश के स्वदेशी जागरण मंच की वो आत्मनिर्भरता की नीति है जो नेहरू से अलग है। नेहरू जी कहा करते थे कि सब कुछ पब्लिक सेक्टर के हाथों से होगा, हम ये कहते हैं कि ये सब कुछ हमारे हाथों से होगा, हमारे इंडिविजुअल्स के हाथों से होगा, हमारे युवाओं के माध्यम से होगा, हमारे उद्यमियों के माध्यम से होगा। और आज युवाओं ने यह भी ठान लिया है कि लेट अस नॉट सीक एम्प्लॉयमेंट थ्रू जॉब्स, डोंट बी अ जॉब सीकर, बी ए जॉब क्रिएटर। यही रास्ता ठीक है। वो कहते हैं कि अरे आप तो, आपकी इकोनॉमी तो BBB- है। तो हम उनसे पूछते हैं कि किसकी इकोनॉमी AAA+ है? वो कहते हैं अमेरिका की। हम उनसे कहते हैं कि 2008 में अमेरिका के साथ क्या हुआ, आज अमेरिका के साथ क्या हो रहा है, अमेरिकन इकोनॉमी किस प्रकार से नीचे जा रही है, किस प्रकार से अमेरिका में इन्फ्लेशन हो रही है, किस प्रकार से उनकी GDP ग्रोथ धीरे धीरे कम हो रही है, किस तरह से वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तक नहीं बना पा रहे हैं। वो AAA+ हैं और हमें आप BBB- कह रहे हो। झूठे आप हैं, सच्चे हम हैं। और आज झक मार करके उनको अपनी इसको बदलना पड़ रहा है। जो BBB- हमें कहा करते थे, आज उनको भी अपनी रेटिंग को बदलना पड़ रहा है। और आज भारत के लोग, भारत के युवा, भारत के उद्यमी इन रेटिंग एजेंसियों को बाध्य कर देंगे कि वो अमेरिका को BBB- करके और भारत को AAA+ करके दिखाएंगे। फिर कहते हैं कि अरे भैया, आपके देश में भुखमरी बहुत है। हमने उनसे पूछा कि हमसे ऊपर कौन है? उन्होंने कहा पाकिस्तान है, श्रीलंका है। तो सारी दुनिया उन पर, जैसे सुंदर जी भी हंस के दिखा रहे हैं, सारी दुनिया अब उन पर हंस रही है, उन रेटिंग एजेंसियों पर। और उस वेल्थ हंगर हिल्फे जो रेटिंग एजेंसी है, जो भारत की भुखमरी पर हमें 116वें नंबर पर दिखाती है, अब दुनिया उन पर हंस रही है। उनको अपना अस्तित्व बचाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि भारत के लोगों ने दिखा दिया है कि हम केवल अपने लिए ही नहीं, भारत के किसानों ने दिखा दिया कि आज केवल हम अपने लिए ही नहीं, 108 देशों के लिए अन्न उपजा रहे हैं और खाद्य पदार्थ उपजा रहे हैं। $50 बिलियन का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और जब भारत सरकार ने एक तय किया कि हम व्हीट एक्सपोर्ट पर बैन लगा रहे हैं, तो दुनिया में हाहाकार मच गया कि अरे उनकी भुखमरी को कौन दूर करेगा। हमने कहा कि पहले अपनी एजेंसियों को ठीक करो जो ये कहती हैं कि भारत में भुखमरी है, दुनिया भर में भुखमरी है, भारत उस भुखमरी को दूर करने का काम कर रहा है। फिर ये एजेंसियां कहती हैं कि भारत में डेमोक्रेसी बड़ी मुश्किल में आ गई है, भारत में ऑटोक्रेसी। एक नया शब्द उन्होंने गढ़ा, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी। इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी क्या होती है? लोगों ने चुना है, लेकिन वो ऑटोक्रेसी भी वो कैसे है, तो वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो हमने उनसे कहा कि आप अमेरिका में अपनी डेमोक्रेसी पर चिंता कीजिए, जहां उनको अपने इलेक्शन के रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए पहले कोर्ट में जाना पड़ता है कि कोर्ट बताए कि कौन जीता है। भारत सरकार, भारत में तो जनता तुरंत तय कर देती है और 3 घंटे में रिजल्ट दे देती है, और उसके बाद सब उसको नतमस्तक होकर के स्वीकार कर लेते हैं। कुछ मूर्ख लोग ईवीएम पर क्वेश्चन करते रहते हैं। मित्रों, हमारे अंदर ताकत है,
विश्व गुरु बनने की, स्वदेशी के रास्ते पर, आत्मनिर्भरता के रास्ते पर। हम कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम नहीं बना सकते हैं। हम एटम बम बना सकते हैं, हम मिसाइल बना सकते हैं, हम पीएसएलवी बना सकते हैं, हम चंद्रयान बना सकते हैं, हम मंगलयान बना सकते हैं। चंद्रयान बना करके चंद्रमा के उस स्थान तक पहुंच सकते हैं जहां तक कोई नहीं पहुंच पाया। हम देश में एपीआई बना सकते हैं, हम मोबाइल फोन बना सकते हैं, हम कुछ भी देश में पैदा कर सकते हैं। दुनिया में किसी देश की ताकत नहीं कि भारत के लोगों को फीड कर सके, लेकिन भारत में ताकत है कि दुनिया के लोगों को फीड कर सकता है। इस ताकत को पहचानने की जरूरत है। रामायण में एक प्रसंग आता है कि हनुमान जी जो इतने ताकतवर थे, उनको भी एक बार याद दिलाने की कोशिश करनी पड़ी थी कि हनुमान जी आप दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। तो उनको भी इस बात ध्यान में आ गई थी। इसी तरह से हमें जन जन में जाकर के ये जागरण करना है, अपने पॉलिसी मेकर्स के बीच में ये जागरण करना है, अपने बुद्धिजीवियों के बीच में ये जागरण करना है कि भारत है, भारत के लोग हैं, भारत की वो ताकत है विश्व गुरु बनने की। केवल उसको पहचानने की जरूरत है। जिस प्रकार से हमने पहचान करके अभी आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलना शुरू किया है, जैसे मंजीत जी ने अभी बताया कि हम तीसरे नंबर पर बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं। मैंने कैलकुलेशन किया था कि जो ग्रोथ रेट और सब चीजों के हिसाब से हम 3.5 साल के पहले हम तीसरे नंबर पर पहुंचने वाले हैं। और 1 नंबर तक आने के लिए हमें उस ताकत को पहचानते हुए, उस स्वदेशी के रास्ते पर चलते हुए, और दूसरे लोग जो विदेशी पर रास्ते पर चल रहे हों उनको वहां से अलग हटाते हुए इस स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ताओं को काम करना पड़ेगा। स्वदेशी जागरण मंच के दिल्ली प्रांत के कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से काम करना पड़ेगा। यही बात कहते हुए मैं अपना विषय यहां समाप्त करता हूं। धन्यवाद।